इमेजिन करें कि आप एक नाव पर अपने परिवार के साथ नीले समुद्र में छुट्टियां मनाने गए हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अचानक समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाता है और आप समुद्र तल की सूनी जमीन पर फंस जाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस कहानी से, जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो एक नाव पर कैरिबियन सागर के बीच में होते हैं। ये परिवार बेन नाम के लड़के का जन्मदिन मनाने के लिए समुद्र के बीच में आया होता है। एक यादगार पल बनाने के लिए वे सभी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ पल के लिए सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। जब वे सभी समुद्र का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे तो बेन की माँ समुद्र में तैरने के लिए कूद जाती है, जबकि बेन और उसके पिता मछली पकड़ने में व्यस्त थे। लेकिन तभी अचानक बेन की माँ जूलिया को समुद्र में ऐसा कुछ महसूस होता है जैसे कोई बड़ी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वो इधर उधर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक कोई उसे समुद्र के नीचे खींच लेता है और साथ ही उनकी नाव पर जो उपकरण है वे तेजी से इधर उधर दिशा बदलने लग जाते हैं, जैसे कुछ बड़ा हो रहा हो। बेन और टॉम इन बदलते हालात को अच्छी तरह समझ नहीं पाते क्योंकि वे मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। वही जूलिया देखती है कि वह अपनी नाव से कुछ ही सेकंड में काफी दूर आ गई है और वो डूब रही है। वह खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन जूलिया नाव से काफी दूर होने की वजह से उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और यहाँ पर जूलिया को महसूस होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी केसी को आवाज देने लगती है, लेकिन केसी हेडफोन लगाकर धूप एंजॉय कर रही होती है। बेन, केसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जूलिया तैरने समुद्र में उतरी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर होती जा रही थी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज़ सुनाई देती है। वह जूलिया को देख लेता है और टॉम उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ बेन नाव का इंजन स्टार्ट करके उनके पास ले जाता है। किस्मत से टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वे नाव के करीब पहुंचते हैं तो उसके बाद बेन और केसी उन दोनों को नाव के ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह जूलिया की जान बच पाती है। अब नाव पर टॉम अपनी बेटी केसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तुम्हारी माँ तैरने समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी है। केसी सॉरी करती है और कहती है कि मैंने हेडफोन पहन रखे थे। खैर अब जूलिया सुरक्षित थी। टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए तैरने नहीं जाएगा और अगर कोई जाएगा भी तो पहले किसी ना किसी को इन्फॉर्म करेगा। वे सभी टॉम की बात पर सहमत हो जाते हैं और अब रात होने वाली होती है, इसलिए वे सब बेन का जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रात को जन्मदिन मनाने के बाद केसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। केसी उसे बताती है कि वे सभी नाव में काफ़ी मज़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड केसी से कहता है कि तुम सभी को जल्दी से सरफेस पर आना चाहिए। यहाँ टीवी में बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही असामान्य होगा। ये सुनते ही केसी नोटिस करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। वो ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उस समय ये लोग सुरक्षित जगह पर बिल्कुल भी नहीं थे। वो उससे और बातें करने लगती है कि तभी अचानक इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है। ये बात वो जाकर अपनी माता पिता को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी नाव की सुरक्षा चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि उनकी नाव के आसपास बहुत सारी व्हेल्स और शार्क मछली मंडरा रही है, जबकि इस इलाके में व्हेल या फिर शार्क मछली बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। टॉम एक समुद्र विज्ञानी था, इसलिए वो जानता था कि व्हेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती है। आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन उससे पहले शार्क से निपटना था। उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, तभी इस दौरान उनकी नाव को एक जोरदार झटका लगता है। वे सभी बहुत घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि नाव के निचले हिस्से के साथ कोई बड़ा जीव टकरा गया है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि नाव के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर बहुत ही गहरा घाव आया होता है।
ये देखकर जूलिया उसके जख्मों पर टाके लगाती है। यहाँ पर टॉम अपने परिवार को बताता है कि शार्क के दिए इस गड्डी की वजह से इंजन खराब हो गया है, अब हम नाव को आगे नहीं ले जा पाएंगे। वे सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ यही विकल्प रह गया था कि वे किसी तरह मदद के लिए बुलाए। लेकिन केसी जब बाहर मदद के लिए कॉल करने आई तो सिग्नल भी नहीं थे। उनकी नाव का संचार कोई भी सिग्नल पकड़ नहीं रहा था। वे सभी बहुत परेशान थे कि अचानक से ये सब कुछ बंद क्यों पड़ गया। अब इस मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना था और कुछ भी नहीं, लेकिन जिंदा रहने के एक छोटी सी उम्मीद उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे और जहाज से कोई ना कोई जहाज इन्हें गुजरते हुए देख लेगा, जिसके बाद वह इन्हें बचा लेंगे। अब उनकी इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा उल्कापिंड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो उनके जहाज से टकरा सकता था और उसके बचने के लिए टॉम जल्दी अपनी नाव का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नाव बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। उनकी नाव का इंजन पूरी तरह से खराब हो गया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। अगर वो इंजन स्टार्ट करके नाव को आगे नहीं ले जाता तो उल्कापिंड सीधा इनसे टकरा जाता। टॉम देखता है कि आसमान में से गिरने वाली ये वस्तुएं असल में सैटेलाइट थी, इसलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल ने काम करना छोड़ दिया है। वे सभी इस हादसे से पूरी तरह संभल नहीं पाए थे कि तभी एक दूसरा उल्कापिंड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसलिए ये नाव के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर नाव पलट भी जाए तो वे सभी पानी में न डूबे। जब वे नाव के अंदर होते हैं तो नाव बहुत ही तेजी से झटके खाने लगती है। वे सभी समझ जाते हैं कि अब ये लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि अब उनकी नाव के अंदर कई छोटी बड़ी सुराखें हो चुकी थी, लेकिन उसमें पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरी फैमिली अपनी नाव से बाहर आकर देखती है तो ये नज़ारा देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि उनकी नाव के नीचे पानी ही नहीं है, उनकी नाव के आसपास ज़मीन पर मछलियाँ पड़ी थी और उनकी नाव एक सुनी पहाड़ी इलाके में थी, जैसे ये लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहाँ कल रात पानी था वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। वे सभी जल्दी ये बात समझ लेते हैं कि वे किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि वे अभी भी समुद्र के बीचों बीच है। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और दिशा देखने लगता है और वो समझ जाता है कि ये जरूर धरती के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। धरती के ध्रुव बदल गए हैं। उत्तर ध्रुव की जगह दक्षिण ध्रुव आ गया है और दक्षिण ध्रुव की जगह उत्तर ध्रुव चला गया था, और इसीलिए जहाँ पर पहले जमीन पर लोग बसते थे समुद्र का सारा पानी वहाँ पर चला गया है और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। इस चीज का पता लगने के बाद ये सब लोग हैरान रह गए और भयानक बात टॉम ने उन्हें ये बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वे सभी मारे गए होंगे। केसी को ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। वो अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलने वाली थी और वो बात सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। खैर अब जूलिया यहाँ पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने जन्मदिन के सारे बलून हवा में उड़ाता है ताकि कोई जिंदा हो तो वह उनके पास आ जाए और वे सब मिलकर इस स्थिति का सामना करें। उसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे ये थी कि सामने से कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि उसे जवाब मिलता है। ये जवाब उसे कैप्टन ने दिया था जिसका नाम नाटो है और वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था क्योंकि वो भी टॉम के परिवार की तरह अपनी पनडुब्बी में था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कैप्टन इन सभी को वो बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि पृथ्वी के जो ध्रुव बदले हैं वे लगभग एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी जगह पर आएगा और उस समय उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि मैं तो पनडुब्बी के जरिए बच जाऊंगा,
मगर तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ऊंची सी जगह देखो और वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांस ज़्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूलिया तुरंत अपने बच्चों से सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपकी पनडुब्बी के अंदर भी बचने के चांस ज़्यादा है, तो क्या आप मेरे परिवार को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि ज़रूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी पनडुब्बी के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। और यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख ले, इसके बदले में मैं आपको हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उसकी बात मान लेता है और कैप्टन टॉम को मैनुअल मैप पर अपना लोकेशन समझा देता है। उसके बाद टॉम उस पनडुब्बी के लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है और वह अपनी पत्नी को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी ये समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफ़र के लिए तैयार थी, तो टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए। वह पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है। इस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उस पर हमला कर देता है और ये चीज़ दूर खड़ी जूलिया भी देख लेती है। तो आदमी अपने पास खड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो आदमी जूलिया की तरफ बढ़ता है। अब अपने पति को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोर्ड के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। उसके बाद वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज़ तब करना जब बहुत ही मुश्किल हालात में हो। अब ये बात कर ही रहे थे कि वह आदमी उनकी नाव तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर वो किलर उनकी नाव पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है। वो खाने पर ऐसा टूट पड़ता है कि जैसे वो पिछले कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद जब वो जूलिया को ढूंढने लगता है, उसके बाद वह सीधा केबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई भी नहीं है। दरअसल जूलिया नाव में हुए छेद से निकलकर यहाँ से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो कुत्ता होता है वो जूलिया को देख लेता है और जूलिया पर भौंकने लग जाता है। अब मजबूरी में जूलिया को उस कुत्ते को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वह खुद नाव के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वह उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वो बाहर झांककर अपने कुत्ते को मरा देखता है तो समझ जाता है कि जूलिया नाव से बाहर है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए नाव से नीचे उतरा तो जूलिया वापस नाव के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से नाव के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूलिया उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे उसके बालों से पकड़ के उसे मारने लग जाता है। वह जूलिया का गला दबाने लगता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केबिन से देख रही थी उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी दूर जा गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और नाव में आग भी लग जाती है। अब जूलिया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस नाव से बाहर निकल आती है। नाव से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूलिया पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद केसी और बेन अपने पिता की मृत बॉडी देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि ना में वो बलून ऊपर छोड़ता और ना ही उन्हें देखकर ये आदमी यहाँ आता। अब यहाँ पर जूलिया भी अपने पति से लिपटकर रो रही थी और तभी वह देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई नाव से बाहर निकल आता है और अब उनके लिए यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई नाव ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इस किलर ने यहाँ उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन यहाँ पर भी रो रहा था। कैसे उसे हौसला देते हुए
पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो तो तुमने मदद के लिए बलून हवा में उछाले थे। तभी जूलिया ने देखा कि वो किलर अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते तो किलर उनके पीछे ही आ रहा होता था। वे लोग रुकते नहीं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ से जाते वक्त उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को यहीं से गुजारने का हुक्म देती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और जूलिया को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थी जो उन्होंने बेन को दी, लेकिन इतने थोड़े पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। वो कहती है कि हम सब जिस तरफ बढ़ रहे हैं शायद वहाँ पर पनडुब्बी होगी भी या नहीं, लेकिन जूलिया उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलिया के कहने पर वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो सालों पहले तबाह होकर समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और जूलिया एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ली थी। तो उस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद करते हैं। इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उनके साथ क्या से क्या नहीं हुआ। अब रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे। कैसी और बेन सो चुके थे। तभी किसी की आवाज से कैसी की आंख खुल जाती है और वो बाहर देखने आती है तो देखती है कि वही किलर उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को इस किलर से हर हाल में जान छुड़ानी थी, इसलिए कैसी उसी जगह पर बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वो सो रही है और जैसे ही वो हमला करने आता है जूलिया मौका पाकर पीछे से वार करती है। इस बार जूलिया बहुत गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी जान ले लेती है। आखिरकार उनका एक खतरा टल जाता है और जूलिया सुकून की नींद सो जाती है। सुबह जब वह उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में है। किसी जीव ने उसे काट काट कर अंदर से खोखला कर दिया है, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ आसपास खतरनाक जीव है। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कैप्टन ने पनडुब्बी की जगह बताई थी। जूलिया अपना मैप देख रही थी। दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटक रहा था। आगे जाकर वो पानी देखता है और बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूलिया ने मना किया था क्योंकि वो तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसे जूलिया की बात नहीं मानी। जूलिया उसे देखती है और दौड़कर पानी पीने से रोक लेती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका था। थोड़ी देर बाद बेन बीमार हो गया और चलने की हालत में नहीं था, इसलिए जूलिया और केसी वहाँ एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी जूलिया को अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने भागना शुरू किया। थोड़ा आगे चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज नजर आया। यह एक कार्गो जहाज था जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वे सभी कंटेनर में जाकर छुप गए। दरअसल वो इन तीनों से नहीं भागे, बल्कि उनके पीछे केकड़े आ रहे थे। ये तीनों कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बहुत ही बड़ी सेना उनके पीछे थी, इसलिए अब उनको खुद कुछ करना होगा। उनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जूलिया जैसे ऊपर चढ़ती है तो एक केकड़ा आकर उसके पैर पर काट लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे अपना पाँव छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलिया अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन देखते हैं कि वो केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं है। वो बुरी तरह से डर गई कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो नहीं गया हो, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई दिए।
जो असल में खाने पीने और हथियार की तलाश में गए हुए थे। खैर अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे। अब जूलिया अपने केकड़े के काटे जख्म को ठीक करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठा कर लेता है ताकि उसे खुद की सुरक्षा के लिए यूज कर सके, और वहाँ उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। खैर इसके बाद जूलिया कैप्टन से संपर्क करती है, जिस पर वह बताता है कि मेरे ऊपर भी इन्हीं जीवों ने हमला कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलिया को यह भी बताता है कि अब समंदर का पानी बहुत जल्द वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है, इसलिए तो ये समुद्री जीव फिर से यहाँ वापस आ गए। जूलिया रोने लग जाती है क्योंकि इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि पनडुब्बी तक जाने के लिए उन्हें कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि सारी रात भागदौड़ में उनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसलिए कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, मगर वो जगह उनसे बहुत दूर थी। ये लोग तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि वहां पहुंचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां से गुजरते हुए उन्हें शायद फिर से उन केकड़ों का सामना करना पड़ सकता है जिससे उनकी जान जा सकती थी। अब केसी को भी अपनी माँ पर तरस आने लगता है कि उनकी माँ का क्या होगा। कैप्टन तो हम तीनों में से मुझे और मेरे भाई को पनडुब्बी में रख लेगा, लेकिन जूलिया का क्या होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पानी आने वाला है। जूलिया केसी से कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, जब हम सब पनडुब्बी तक पहुंच जाएंगे तो वहां डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत उन्हें एक बार फिर से धोखा देती है। वहां एक भूस्खलन होने लगता है, जहां जूलिया को सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया और वह वहीं पर फंस जाती है। अब कैसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाओगी। अब इसलिए केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग पनडुब्बी तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये दोनों जोर जोर से पनडुब्बी का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन ने बताया कि देखो पनडुब्बी में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम है, इसलिए अगर मैं पनडुब्बी में बैठकर पानी से बचते हुए ऊपर सरफेस तक पहुंच भी जाता हूँ तब भी मैं नहीं बच पाऊंगा। ये बात सुनकर केसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई और तेजी से जूलिया की तरफ आने लगी। वहां फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर जूलिया अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। अब इससे पहले कोई जीव आकर उस पर हमला करता, केसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूलिया यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए पनडुब्बी तक आ जाते हैं। अब ये लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए पनडुब्बी के अंदर बैठ जाते हैं और वह भयानक केकड़े भी उनके पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी भयानक समुद्री लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कई सौ मीटर ऊंची थी। दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वह तेजी से जोरदार तरीके से उनकी पनडुब्बी से आकर टकराती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूलिया को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी पनडुब्बी पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वह बड़ी लहर उनकी पनडुब्बी को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।